क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग। क्लास 11 की अकाउंटेंसी पढ़ने में तो आपको बहुत मजा आया। अब आपको पढ़नी है क्लास 12 की अकाउंटेंसी। ये साल बोर्ड का भी साल है, तो सभी आपसे बोल रहे हैं कि जल्दी ही अपनी स्टडीज स्टार्ट कर लो, अकाउंटेंसी को पढ़ना जल्दी ही स्टार्ट कर लो। तो मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर लेकर आई हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी सेशन 24-25 के बिल्कुल न्यू वीडियोस। यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूं। मेरे पास ये जो बुक है बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है, तो इस बुक के साथ और मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सारे कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि यदि आपने देखा होगा जो टीएस ग्रेवाल की बुक है, हर चैप्टर में यहाँ पर कम से कम 100 क्वेश्चन हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। टीएस ग्रेवाल की क्लास 12 में 3 बुक्स हैं। सबसे पहले हम जो इसकी फर्स्ट बुक है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेकंड बुक करेंगे और उसके बाद थर्ड बुक करेंगे। तो चलिए हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्लास 11 की अकाउंटिंग में लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस चलाता है, मतलब एक ही व्यक्ति होता है जो फर्म को चलाता है। वो अकेला ही उसमें सारे डिसीजन लेता है, अकेला ही सारे मैटर्स को सॉल्व करता है और अकेले ही बिजनेस चलाता है। जब वो अकेले सारे काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। यहाँ पर अकेला व्यक्ति बिजनेस नहीं चलाता है, यहाँ पर दो से ज्यादा, ठीक है ना, 2 और मोर पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस को रन करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। जब कोई एक व्यक्ति बिजनेस चलाता है तो वो इंडिविजुअल कहलाता है, और जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस को चलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो पार्टनर कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझ लेते हैं। Partnership is the relation between person who has agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। इस डेफिनेशन को डिटेल में समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, हनी, बनी एंड रीनी। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं जिन्होंने किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया है। अब जब इन्होंने किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया है तो इन्होंने ये सोचा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम इक्वली आपस में बांट लेंगे, 1:1 के रेशो में हम बांट लेंगे। ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो 15,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000 का। तो अब ये तीनों 15,000 को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। कैसे? 15,000 इंटू 1/3, 15,000 इंटू 1/3 एंड 15,000 इंटू 1/3। ये कौन है? हनी, ये है बनी एंड ये है रीनी। ठीक है, ये तीनों आपस में बांट लेंगे, मतलब इसको भी 5,000 मिल जाएंगे, इसको भी 5,000 मिल जाएंगे और इसको भी 5,000 मिल जाएंगे। तो ये तीनों ने इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर लिया। इसी तरह ये रेशो कुछ भी हो सकता है, 3:2:1 हो सकता है, 2:2:1 हो सकता है, 1:2:1 हो सकता है। ये सब प्री डिसाइडेड होता है कि जो तीनों पार्टनर्स हैं वो किस तरह से प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। अब ये तीनों ही पार्टनर्स हर काम को मिलजुल कर करते हैं। यहाँ तक की डेफिनेशन यही बताती है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं और हर डिसीजन को आपस में मिलकर ही लेते हैं। लेकिन जो बात की वाली डेफिनेशन है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, सपोज करते हैं ये जो बनी पार्टनर है, ठीक है ना, ये जो बनी है, बनी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो बनी ने बोला कि मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में तो रहूंगा लेकिन मैं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारा पार्टनर कहलाऊंगा लेकिन कोई काम मैं नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे कम शेयर दे दो। तो यदि बनी ऐसा करता है तो 2:1:2 का रेशो डिसाइड किया जाता है, उसे कम शेयर दिया जाता है। वो फर्म का पार्टनर रहता है, सिर्फ उसकी एक्टिंग करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता।
इसलिए वो हनी एंड रिनी ये दोनों सारे काम करते हैं, लेकिन बनी सिर्फ उनकी एक्टिंग करता है पार्टनरशिप फर्म में होने की। तो इसीलिए यहाँ पर इस डेफिनेशन में लिखा है कि एनी ऑफ देम, उसमें से कोई एक्टिंग करता है पार्टनरशिप फर्म में रहने की। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का यही मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर नीचे एक पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, ये तीन चीजें लिखी हुई हैं। द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना, ध्यान रखिए ये तीन मिलकर हनी, बनी एंड रिनी, ये तीन मिलकर क्या हो गए, ये तीन मिलकर हो गए पार्टनर्स। मतलब हनी भी पार्टनर है, बनी भी पार्टनर है और रिनी भी पार्टनर है। जब ये तीनों मिल गए तो ये क्या कहला गए, पार्टनर्स कहला गए। लेकिन जब ये तीनों मिलकर साथ में कोई फर्म को स्टार्ट करेंगे तो वो फर्म कहलाएगी। मतलब ये तीनों मिल गए तो ये पार्टनर्स हो गए, लेकिन जब तीनों मिलकर कोई काम करेंगे, किसी काम को चालू करेंगे तो उसे फर्म कहेंगे और फिर वो उस फर्म का नाम रखेंगे, क्योंकि तीनों के नाम पे तो चलेगा नहीं फर्म, उस फर्म का नाम रखेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फर्म नेम। क्लियर हो गया, यहां तक तो ठीक है मैडम, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें या तो दो या दो से ज्यादा लोग होना जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप फर्म को नहीं चलाता, तो टू और मोर पर्सन। एग्रीमेंट, देखिए जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी तो उनका एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होंगी कि ये कितने दिन तक पार्टनर रहेंगे, क्या रेशो होगा, किस तरीके से प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होती है। जब भी कोई पार्टनर्स कोई काम चालू करते हैं तो उसे बिजनेस कहा जाता है या फर्म कहा जाता है, अभी मैंने बताया ना, उसे फर्म कहा जाता है। तो हमेशा पार्टनरशिप में किसी भी बिजनेस का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, हमेशा ये लोग आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो गया और एक ने रख लिया, नहीं, सभी आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, जो रेशो डिसाइडेड है उसमें। ठीक है, बिजनेस कैन बी कैरीड वन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने अभी समझाया कि या तो एक पार्टनर बोल देगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में हूँ पर मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा, तुम सब काम करना, तो उसे कम शेयर देकर पार्टनरशिप फर्म में रखते हैं और बाकी दो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब राइट ऑफ पार्टनर्स, देखो हर पार्टनर के कुछ ना कुछ राइट होते हैं। ठीक है ना, एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होगा, हमने क्लास 11 में पढ़ा है ना, बहुत सारे काम होते हैं हर बिजनेस में, उसमें हर पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा, यदि उसने पहले लिख दिया है कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, मैं पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहूंगा, वो बात अलग है। लेकिन यदि सभी पार्टनर्स इक्वली पैसा लगा रहे हैं या इक्वली शेयर ले रहे हैं तो उन्हें मैनेजमेंट की हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर, जितने भी बिजनेस के मैटर है उसमें कंसल्ट करेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव द कॉपी ऑफ इट। देखो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, देखो जैसे इंडिविजुअल होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, तो उसके पास तो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म में लगे हुए हैं उनके पास भी बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितना प्रॉफिट है, जितना लॉस है, उनको सबको उसकी जानकारी होगी और उसकी एक कॉपी उनके पास होगी। ठीक है ना, और एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विथ अदर टू एग्रीड रेशो। यदि फर्म में प्रॉफिट होता है, यदि फर्म में लॉस होता है, तो सभी पार्टनर्स उसको बियर करेंगे। ठीक है ना, सभी पार्टनर जो रेशो है उसमें उसको बियर करेंगे। मतलब यदि प्रॉफिट हुआ है तो 3:2:1 का रेशो है तो उसमें बियर होगा, यदि लॉस है तो उसमें भी जिसको पहले प्रॉफिट में ज़्यादा रेशो मिलने वाला था उसे लॉस में ज़्यादा पैसा देना होगा, तो वो उसको बियर करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट है, इफ अ पार्टनर हैज़ टू एडवांस लोन ही हैज़ टू राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट देयर ऑन एट द एग्रीड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा फर्म में कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। अब ये जो पार्टनर्स हैं ये फर्म में कैपिटल लगा रहे हैं, तो ये जो फर्म है इन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है।
जिसकी जानकारी वो पार्टनरशिप डीड में दे देती है कि हम हमारे पार्टनर को इतना इंटरेस्ट देंगे, सपोज 5% देंगे। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तो वो किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देती है। लेकिन कभी कभी फर्म को क्या होता है और पैसों की ज़रूरत हो जाती है तो वो लोन ले लेती है पार्टनर से, ठीक है ना। कैपिटल में और लोन में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि वो कैपिटल लगाते हैं तो और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट के बारे में, तो उनको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन यदि पार्टनर से लोन लेती है फर्म और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो भी उनको लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6%। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर दिया जाएगा चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब पार्टनर हैज टू राइट टू टेक डिसीजन, जितने भी डिसीजन हैं पार्टनर ले सकता है फॉर्म में। अब पार्टनर हैज टू राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। 3 पार्टनर है, हनी, बनी एंड रिनी। यदि बनी ऑब्जेक्शन उठा देता है किसी नए पार्टनर की एंट्री के लिए तो हनी और रिनी मिलकर किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग अ नोटिस पार्टनर हैज़ टू राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यदि पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर चाहता है कि वो फर्म में नहीं रह पाएगा तो वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो यहां पर क्या लिखा है, पार्टनरशिप कम टू द एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट और ओरल और रिटर्न। देखो जो पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल या रिटर्न हो सकता है, लेकिन अच्छा यही होता है कि एग्रीमेंट रिटर्न किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी तरह का यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। ये सारी टर्म्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगी तो वीडियो भी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर से लेके सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट तक ये सारी चीज़ों की डिटेल पार्टनरशिप डीड में दी होती है। तो ये पार्टनरशिप डीड इस तरीके से तैयार होती है। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड इज अ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इट इज इंपॉर्टेंट ये रिटर्न में ही हो ताकि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। इसका काम क्या है, जितने भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, हर पार्टनर के उसमें डिटेल में दी होती हैं। डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स एंड सेटल टू द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। यदि किसी तरह का डिस्प्यूट आ जाता है तो जो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है, जो अभी मैंने पहले बताई आपको, उसके अकॉर्डिंग सेटल किया जाता है। यदि किसी तरह का पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई किया जाता है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखो ये कुछ प्रोविज़न दिए हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड हैं। इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, पूरे चैप्टर में जब क्वेश्चन में किसी तरह की पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं लिखा होगा तो हमें इन्हें अप्लाई करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। हनी, बनी एंड रिनी, हनी, बनी एंड रिनी, ये 3 पार्टनर हैं। इन्होंने जब पार्टनरशिप डीड बनाई है तो इन्होंने नहीं लिखा कि आपस में किस रेशो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। तो अब जब इन्होंने नहीं लिखा तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अप्लाई होगा और 1:1:1 के रेशो में ये तीनों अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू द पार्टनर्स। यदि पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है फर्म को स्टार्ट करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 5% इंटरेस्ट तो देना है पार्टनर्स को कैपिटल लगाने पर तो इंटरेस्ट देंगे, लेकिन यदि नहीं लिखा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जिस तरीके से कैपिटल लगाते हैं, जैसे हनी, बनी और रिनी हैं, तीनों ने मिलकर फर्म को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया
आया होगा, उसी तरह से कभी कभी इनको किसी चीज़ की नीड हुई होगी। जैसे हनी है, इसको कार खरीदनी है तो उसने फर्म से पैसा ले लिया होगा कार खरीदने के लिए। तो जब ये फर्म से पैसा लेगा तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो फर्म अब क्या करेगी, इससे इंटरेस्ट लेगी। वो बोलेगी भैया तुमने हमारा पैसा लिया है तो अब तुम मुझे पैसा भी लौटाओगे और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लौटाओगे। जिस तरह कैपिटल पर वो इंटरेस्ट देती है वैसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कहलाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या क्वेश्चन में नहीं लिखा है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज पेड 6% पर एनम। अभी मैंने बताया आपको कि यदि फर्म को कैपिटल के अलावा कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पार्टनर से लोन ले लेती है। अब जब वो पार्टनर से लोन लेती है और डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है और उसे 6% के हिसाब से क्या दिया जाता है, लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है ना। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन इज नॉट ऑफ एनी पार्टनर। क्या होता है ना, पार्टनर्स कभी कभी सैलरी की मांग करते हैं कि वो कहते हैं कि हम फर्म में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो आप हमें सैलरी दो, या रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन की मांग करते हैं कि कमीशन दो। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड में यदि लिखा है तो दे देंगे, नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं देंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। क्लियर। चलिए इसे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये फर्म है और ये तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है। अब फर्म को पार्टनर से पैसों की जरूरत है, तो ये पहले स्टार्टिंग में जब फर्म स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने कैपिटल लगाई दी थी, कैपिटल लगाई थी ना। लेकिन यदि फर्म को और पैसों की जरूरत है वो पार्टनर से लोन लेगी। ठीक है। जैसे फर्म पार्टनर से लोन लेती है वैसे पार्टनर भी फर्म से लोन ले सकता है और इन दोनों पर ही इंटरेस्ट का प्रोविजन है। रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर, रेंट भी यदि हम कोई बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसे रेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मैनेजर कमीशन, अब क्या होता है कुछ पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं तो उन्हें कमीशन भी प्रोवाइड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप का जब हमने पढ़ाई की थी तो वहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा उसे कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, याद रखिएगा जब भी यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगली क्या बात कह रहे हैं, देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉस है तो उसे यहाँ लिखते हैं और यदि कोई प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट में लिख देते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व जो होता है वो डेबिट में आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट में आती है। यदि प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर डेबिट में लिखते हैं और यदि लॉस होता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। सेम वैसा ही है, बस नाम अलग हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म में, जो आगे के आपके जो 4-5 चैप्टर हैं इस बुक के, उसमें सभी में ये चीज़ आएगी। क्या चीज़ है, सम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको पार्टनरशिप में पढ़ना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स को कैसे शो करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, एडजस्टमेंट फॉर द इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, यदि किसी तरह की कोई गलत एंट्री हो गई है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये 6 पॉइंट हैं, इनके हम वीडियोस के थ्रू इनको समझेंगे। पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लेंदी बन गया, लेकिन इन वीडियोस में मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमें इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी करने हैं।